नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, सिद्धारमैया की, बात करेंगे बघेल की, भूपेश बघेल की, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बात करेंगे रेवंत रेड्डी की, क्योंकि ये सभी, अशोक गहलोत की बात करनी पड़ेगी, आज सचिन पायलट की बात करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक महासम्मेलन हो रहा है और ये महासम्मेलन है ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट भागीदारी महासम्मेलन, मतलब सामान्य श्रेणी में आने वाले और अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़कर जो शेष समूह के लोग हैं देश भर के अंदर, उन्हें हम ओबीसी कैटेगरी में रखा है हम लोगों ने भारत के संविधान के अनुसार। और इस ओबीसी कैटेगरी के राजनीति करने की बात आज कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिस प्रकार से राहुल गांधी का संबोधन हुआ, दो चार प्रमुख चीजें जो नोटिस करने वाली है और उस नोटिस के आधार पर आपके साथ शेयर करने वाला है, उन बिंदुओं को मैं केवल आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज मैं सबसे पहली बार यह बात कहूंगा कि राहुल गांधी देश की राजनीति में शायद एकमात्र राजनेता हैं जो किसी भी काम के लिए माफी मांगने की क्षमता है उनके अंदर। मतलब अगर उनसे ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों से भी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगने की क्षमता है राहुल गांधी में। कभी भी जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब शर्म एक तरह से होना कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं मेरा कद ये है, मैं अपने पिता की गलतियों के लिए माफ़ी कैसे मांगूं, मैं अपनी दादी के गलतियों के लिए कैसे माफ़ी मांगूं, मैं कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के लिए माफ़ी मांगूं। तो ये इन चीज़ों से राहुल गांधी ऊपर है। ठीक है, कैसे मैं बताऊँ आपको। जैसे आज राहुल गांधी ने जो दो तीन प्रमुख बातें, जो तालकटोरा स्टेडियम की सभा जो कांग्रेस पार्टी की थी, ओबीसी भागीदारी सम्मेलन, उसमें जो प्रमुख बातें कही, उसमें सबसे पहली बात यह थी, महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराया वो कांग्रेस की गलती थी और इस गलती के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी। पहली बात, मतलब जाति के आधार पर 1931 में जनगणना हुई, लास्ट सबसे अंतिम जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी। देश की आज़ादी के बाद जब ये सवाल उठा 1951 में, चूंकि 10 वर्ष पे जनगणना कराने की परंपरा रही है, 41 में इसलिए नहीं हुआ 1941 में, चूंकि उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 51 में देश आज़ाद हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू के समक्ष ये सवाल आया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना अंग्रेज इसलिए कराया करते थे जिससे कि भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू किया जा सके। भारतीय जातियों में बंटे रहेंगे तो फिर अंग्रेजों के लिए शासन करना आसान होगा, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसीलिए भारत अब आज़ाद हो चुका है तो हम अपनी जनता को बांटने वाला ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और ये जवाहरलाल नेहरू की नीति रही। उसके बाद 1953 में ही ये बातें महसूस की गई कि देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण मिल चुका था। उनकी आबादी के अनुसार 15% और 7.5% केंद्रीय स्तर पर, और राज्यों में जिनकी जहां जितनी आबादी थी उसके आधार पर। तो पिछड़े वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग, और इस काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समय के अनुसार, समय के नियत समय में सौंपा काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट, और जो भी संस्तुतियां की सुझाया कि कहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ संरक्षण देने की आवश्यकता है, आरक्षण देने की आवश्यकता है, पिछड़े वर्गों को नौकरी में क्या, कहाँ पर क्या देने की आवश्यकता है, और जो परिस्थितियां थी उनकी, इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट काका कालेलकर ने, आयोग ने सौंपी केंद्रीय राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति ने उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा ही नहीं, क्योंकि
ऐसे रिपोर्ट के बारे में यह संवैधानिक प्रावधान है कि अगर वो केंद्र सरकार को भेजती है तो केंद्र सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने से सवाल करने पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, वो बकवास है, फालतू है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, यह सब देश को बांटने का तरीका है। रिजेक्ट कर दिया, स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया। फिर चलता रहा जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर इंदिरा गांधी, बीच में कुछ दिनों के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 1975 में आपातकाल लगने के बाद 1977 में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र में। मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने, जो कि मूलतः वो भी कांग्रेस ही थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार बनी। और उस सरकार में आपको पता है कि मोरारजी देसाई तो थे, कांग्रेस से आए हुए थे, लेकिन वर्चस्व किसका था? गैर कांग्रेसियों का था। मतलब समाजवादी थे, जनसंघ के लोग थे। तो ये दो प्रमुख, तीन घटक थे उसमें। एक घटक था कांग्रेस ओ वाले, जो जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा था, जैसे मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, ऐसे लोगों की। उसके बाद समाजवादी थे और तीसरे नंबर पर फिर जनसंघ के लोग थे। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने फिर एक कमीशन बनाई पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए और उनकी एक माने वो सलाह देने के लिए कि इनके उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है। और उस आयोग का नाम था मंडल कमीशन, मंडल आयोग। बिहार के ही रहने वाले, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में फिर एक आयोग का गठन हुआ 1979 ईस्वी में। ठीक है। और उस आयोग ने 1980 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। आपको पता है जब तक रिपोर्ट सौंपी गई तब तक जो है सरकार चली गई थी जनता पार्टी आपसी मतभेद के कारण सरकार गिर गई थी। इंदिरा गांधी की वापसी हो गई थी। फिर जब जब उस सवाल पर इंदिरा गांधी से उस मुद्दे पर मंडल आयोग के रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे जाते रहे, इंदिरा गांधी उसको रिजेक्ट करती रही कि नहीं, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। फिर उसी सहानुभूति लहर पर सवार होकर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी भी 1989 तक प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 सितंबर में उस रिपोर्ट को लागू करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी लागू इसलिए करते हैं कि चूंकि देवीलाल ने विद्रोह कर दिया था पार्टी के अंदर, सरकार गिर जाने की संभावना थी, तो उस समय में, खैर वो अलग विषय है। लेकिन बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। एक, मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल कमीशन गठित की। दो, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया नेहरू की सरकार ने। इंदिरा गांधी की सरकार ने नहीं माना मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। यह नोटिस की बात है। उससे बड़ी नोटिस की बात यह है कि 90 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो संसद में जब इस पर बहस हुई तो राजीव गांधी ने इसका खुलेआम विरोध किया। एक, और सड़कों पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हर जगह, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह हिंसक प्रदर्शन हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में, हिंसक प्रदर्शन। और यही कारण रहा मूल कि कांग्रेस पार्टी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लगभग खत्म हो गई। गुजरात भी खत्म हुआ 1995 में ही, कांग्रेस गुजरात में भी खत्म हो गई थी। ठीक है, ये कारण रहा। दूसरा कारण क्या रहा? 1967 में जो समाजवादी आंदोलन देश में एक तरह से मजबूत हुई राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, कि जिसकी जितनी भागीदारी उस आबादी, उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, पिछड़े पावे 100 में 60, पिछड़ों की क्या पहचान। तो ये जो नारे लगे, ये नारे लगे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की प्रतिक्रिया में। क्योंकि कांग्रेस का शासन कैसा होता था, केंद्र में अगर 50 मंत्री हैं तो 45 सवर्ण समाज से हुआ करते थे, सवर्ण मुसलमान 45, 5 पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति को तो आरक्षण देना है लगभग, तो गिनती के लोग होते थे। राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो अधिकतर राज्य में, अगर उत्तर भारत की बात कर ले तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप जितने भी राज्य देखेंगे इस प्रकार के, हर जगह
पश्चिम बंगाल, हर जगह लगभग सवर्ण समाज के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो पिछड़े बिहार की बात करूं अगर मैं विशेष रूप से, तो बिहार में त्रिवेणी सेना, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य वर्ग 1952 से ही बीजेपी के साथ रहे हैं, जनसंघ के साथ रहे हैं, उसके अलग कारण है। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व की प्रतिक्रिया में ही त्रिवेणी सेना बिहार में बनी। क्योंकि कांग्रेस में अगर मुख्यमंत्रियों की सूची निकाल कर देखेंगे अगर, तो प्रायः बिहार से उत्तर प्रदेश तक सब केवल मतलब सवर्ण, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत, पहला 4 मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से, उसके बाद देखेंगे तो विनोदानंद झा, दीप नारायण सिंह, के बी सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, ये सब के सब जो है मतलब सवर्ण समाज से ही थे। ठीक है, तो ये परिस्थिति थी। उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ल, मतलब श्रीपति मिश्रा, जितने भी पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करना पड़ा कि कब गठबंधन सरकार बने। जैसे बिहार में संवित सरकार बनी, समाजवादी जनसंघ की सरकार बनी, तो कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने पिछड़े वर्गों से। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति रही। राम नरेश यादव, राम प्रकाश गुप्त, ऐसे लोगों को जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, बनारसी प्रसाद गुप्त, तो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इंतजार करना पड़ा कि कब गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये इतिहास रहा। ठीक है, अब आज राहुल गांधी उसके लिए माफी मांग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं केवल यह भी एक साथ नोटिस करने वाली बात है कि उन दिनों जैसा मैंने बताया ना कि बिहार में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी या वीर बहादुर सिंह, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह हो, या फिर वहां पर श्यामाचरण शुक्ला हो, राजस्थान में हरदेव जोशी हो, मतलब इसी प्रकार का, गुजरात में माधव सिंह सोलंकी हो, महाराष्ट्र में शरद पवार हो, मतलब सब के सब सवर्ण। केंद्रीय राजनीति में भी कांग्रेस की वही स्थिति थी। उसके बाद आज देख लीजिए आप क्या स्थिति है, आज कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। आज अगर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नेता कौन, भूपेश बघेल। ठीक है, बिहार में राजेश राम, उसके बाद चले जाइए आप कर्नाटक में सिद्धारमैया, पिछड़े वर्ग के से आते हैं। भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कांग्रेस की राजनीति में एक परिवर्तन भी आया है। और साथ ही ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने उसके लिए 2-3 बातों के लिए, मंडल आयोग का विरोध करने के लिए, जातिगत जनगणना न कराने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेद व्यक्त किया, माफी मांगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी माफी मांगने और माफ करने का इतिहास बना चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जब राजीव गांधी के हत्यारों को इन लोगों ने माफ किया था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब सवाल ये भी एक उठ रहा है कि राहुल गांधी ने तो माफी मांगी, क्या बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी को अपनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपसे भी ये सवाल है, आप दर्शकों से भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।